सेकंड स्लाइड दिख रही है आनंद जी? जी मैम दिख रही है। ठीक है, बढ़िया। तो आई थिंक अब हम तैयार हैं। एडमिशंस जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं वो आप सभी जानते हैं कि CUET के आधार पर है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस टेस्ट जो है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट बोर्ड से, चाहे किसी भी अन्य बोर्ड से दे रहे हो, आप CUET के एग्जाम जरूर बैठिए। ये एग्जाम देना हमारे एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य है। ये जो ट्रांजिशन हमने इस साल किया है अपना बोर्ड बेस से लेकर एक नेशनल टेस्ट पे, जो एक ही टेस्ट होगा जिसके आधार पर सभी प्रवेश प्रक्रियाएं आधारित हैं, इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ भी एडमिशंस होंगे। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप CUET का पेपर दीजिए और इसी के बेसिस पे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज भी, विश्वविद्यालय भी CUET के आधार पर ही एडमिशंस कर रहे हैं। आपने अगर CUET का प्लेटफॉर्म देखा है तो आपको cuet.samarth.ac.in पर रजिस्टर करना है, जो NTA के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये जो टेस्ट है ये तकरीबन 66 यूनिवर्सिटीज ने इस पे, दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। 66 यूनिवर्सिटी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड एंड they will be admitting students only through the common university entrance test. This common university entrance test जो है 13 languages या 13 mediums में होगा across the country, and it is based on a computer based test which is called a CBT mode. इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 6 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी तक की जानकारी के आधार पर 6 मई तक this registration process will be on. It may get extended, plus don't wait. If your papers are ready, if your documents are ready, please start registering on this platform. थोड़ा सा CUET का जो स्ट्रक्चर है शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें। CUET का स्ट्रक्चर जो है वो 3 भागों में या 3 खंडों में विभाजित है। सेक्शन A, सेक्शन 1 जो है वो 2 भागों में है। 13 लैंग्वेजेस 1A में है और 20 लैंग्वेजेस 1B में है। 13 लैंग्वेजेस जो 1A में है उन्हें वो मीडियम भी कह रहे हैं, या जिनके आधार पर पूरा पेपर बना होगा। सेक्शन 2 में 27 स्कूल में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन्हें उन्होंने अंकित किया है। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ज्यादातर सब्जेक्ट वही है जो आपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड सेक्शन जो उनका है वो जनरल टेस्ट पर है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इन सब के बारे में टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप कितनी भी लैंग्वेजेस में दे सकते हैं पेपर। थोड़ा सा देयर इज अ अपर लिमिट व्हिच विल कम टू इट लेटर। किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी चुन सकते हैं, आप जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं, और इनमें से जितने आप चाहें आप इनको ले सकते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी कि हमारा आपसे वी वुड एडवाइज फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े वो जरूर लीजिए, उनमें जरूर पेपर दीजिए। साथ में जनरल टेस्ट भी अगर दे सके तो वो भी जरूर दीजिए। यानी हमारी एडवाइस है आपसे कि आप भाषा का पेपर, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने क्लास कक्षा 12वीं में पढ़े वो, और जनरल टेस्ट का पेपर जरूर दीजिए। इससे आप हमारे काफी हद तक प्रोग्राम्स के अंदर प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। CUET का जो पेपर है, जो सेक्शन A और B है, उनमें 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके पास पेपर में होंगे। आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सभी प्रश्न जो है वो MCQ आधारित हैं। जैसे कि जो लैंग्वेज का पेपर है उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल लिटरेसी, नैरेटिव्स इनके ऊपर होगा, लेकिन होगा MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए, 50 क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, उनमें से चुन लीजिए कि जिन 40 सवालों का आपको अच्छी तरह से जवाब मालूम है उन्हीं में आप उनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। और इसी प्रकार जो हमारा सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक, वहां भी आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना। 6 सब्जेक्ट, इनमें से आप जो जितने भी 27 सब्जेक्ट हैं, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और ये भी आप ध्यान से देख लीजिए जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ये सभी प्रश्न जो है अगेन MCQ बेस्ड है। सेक्शन 3 जो है उसमें
उसके लिए आपके पास 1 घंटे का समय होगा और ये भी MCQ बेस्ड होंगे। यहाँ पर आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल और थोड़ी बहुत मैथ्स जो आपने कक्षा 8वीं तक पढ़ी है उसके आधारित सवाल होंगे। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको किन्हीं 60 प्रश्नों का उत्तर देना। तो ये है CUET का स्ट्रक्चर और किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत ही चॉइस बेस्ड है। आप पहले देख लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस के जवाब आते हैं, फिर ही इनको अटेम्प्ट करिए। जो आपके अगर आपने फॉर्म भरने का प्रयास किया है तो आपने देखा होगा तो वहां पर स्लॉट्स दिए हुए हैं। आप या तो 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप 3 भाषाएं चूज कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने नीचे 2 एरोज बनाए हुए, ओवरऑल यू कैन सिट फॉर ओनली 9 सब्जेक्ट्स और 9 पेपर्स और 9 टेस्ट। चाहे आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले लीजिए या सेकेंड कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम आप 9 ही पर्चे दे सकते हैं। 2 भाषाएं, 6 सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट, या फिर 3 भाषाएं, 5 सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। ये मैक्सिमम है। मिनिमम आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर देखकर देख लीजिए कि आपको मिनिमम कितना देना है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप सिर्फ 9 ही सब्जेक्ट्स में पेपर दे सकते हैं। जब आप स्लॉट चुन रहे हैं तो आपके पास 2 स्लॉट्स में आप अपने चुनाव कर सकते हैं सब्जेक्ट्स का। जो पहला स्लॉट है वहां आप ज्यादा से ज्यादा 4 टेस्ट या सब्जेक्ट ही चुन सकते हैं। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो हमने आपके लिए कॉम्बिनेशन बना के दिए। जो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे उनके आधारित हमने ये थोड़ा सा इंफोग्राफिक बना के आपको समझाने की कोशिश की है। पहला जो स्लॉट है वो 3-3.25 घंटे का है, जिसमें आप किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं सिर्फ सेक्शन ए से, यानी जो मीडियम है उनमें से कोई आप चुनाव, 13 भाषाएं जो दी हैं उनमें से आप किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं सेक्शन ए में, और आप किसी 2 सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं सेक्शन 2 से, और जनरल टेस्ट। यानी अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तो आप स्लॉट ए जरूर चुनिए और वहां पर आप एक भाषा का चुनाव करिए और 2 कोई भी सब्जेक्ट। जो सेक्शन स्लॉट 2 है वो 3 घंटे 45 मिनट का है। यहाँ आप कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहली बात तो लैंग्वेज का पेपर, ये वही लैंग्वेज पेपर होगा जो आपने पहले स्लॉट में नहीं ली होगी। यहाँ पर 1A और 1B में से कोई भी आप एक लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई भी 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं सेक्शन 2 से, या फिर आप 2 भाषाएं ले लीजिए और 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए सेक्शन 2 से। इस चुनाव अच्छी तरह से कर सके और गलती ना करे। तो इसमें आपके पास 9 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को चूज करने का प्रावधान है। चाहे आप स्लॉट 1 से लें, चाहे स्लॉट 2 से लें। स्लॉट 1 में सिर्फ जनरल टेस्ट है, स्लॉट 2 में जनरल टेस्ट का चुनाव नहीं कर सकते। CUET में आप जो भी पेपर में आप बैठना चाहते हैं, जिस भी मीडियम में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उसे भी आप चूज कर सकते हैं। जिस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जिस भाषा में आपने चुनाव किया उस भाषा में और इंग्लिश में होगा। तो अगर मान लीजिए आपने तमिल एंड इंग्लिश इफ यू हैव सिलेक्टेड, देन योर एंटायर डोमेन 2 will be in English and Tamil. You can attempt any one of them. In case of discrepancy, of course, English would be taken as the final verdict. Medium, by the way, medium is not same as language. जो languages आपने पहले slot में या slot 1 या 2 में चुनी है, वो medium नहीं है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास slot 1, slot 2 तो आएगा जिसमें आप पेपर दे रहे हैं। फिर आपके पास एक और फील्ड खुलेगी जहां आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे। वहां आप बताएंगे कि आप कौन से भाषा में, किस भाषा में आप अपना पेपर बाइलिंगुअल के मोड में लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब हम बातचीत करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर। दिल्ली विश्वविद्यालय तकरीबन 73 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हर प्रोग्राम की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए आप प्लीज हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसे ध्यान से देख लें। उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स में बैठना है, और इस प्रेजेंटेशन में भी हम आपको और ध्यान से उसको बताने वाले हैं।
आपसे निवेदन है कि जो आपने कक्षा 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं में पेपर दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए हम वही सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे जो अपने कक्षा 12वीं में दिए और जिनके आधार पर आप अपना CUET भी देंगे। जब आप पर्चा देंगे तो आपका जो मार्क्स होंगे हम उसमें से बेस्ट 3 या बेस्ट 4 यानी जो आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी जो आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर हम आपका मेरिट तय कर लेंगे। कुछ विशेष बातें ध्यान रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन के लिए हमारे यहाँ सारे प्रोग्राम्स का जो एडमिशन है वो CUET के आधार पर है, एक्सेप्ट हमारा जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यानी NC-WEB। यहाँ हमारे पिछले साल के जो एडमिशन है उन्हीं के आधार पर, पिछले साल की जो हमारी प्रक्रिया थी उसी के आधार पर एडमिशन होगा। जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब CUET के स्कोर पर ही आधारित है और सभी कैंडिडेट्स चाहे वो ECA में, स्पोर्ट्स में, कश्मीरी माइग्रेंट है, PWBD है, चिल्ड्रन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म पर्सनल है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फंड में है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो CUET का पेपर जरूर दें। अभी हमने जिन विषयों में बात की उन्हीं के ऊपर। जब आप CUET का पेपर देकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने आएंगे तो आपके पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगी स्ट्रीम चेंज करने का। यानी आप साइंस से जब कॉमर्स में आना चाहें या कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में लेना चाहें एडमिशन तो आपके लिए कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं की जाएगी, कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होगी। हर प्रोग्राम बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से बनाया गया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप अपने सिर्फ ये देखिए कि आपने CUET में जो पेपर ले ले क्लास 12th में वो और जो हमारी एस्पेक्ट्स जो हमने एलिजिबिलिटीज बनाई है उसमें मैच करें। मेरिट बनाना फिर हमारा काम है, हम उसके ऊपर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर मेरिट बना लेंगे। तो घबराइए नहीं। अगर आपका कुछ गैप ईयर रह गया है, आपने पिछले साल नहीं ले पाए एडमिशन, आप आइए एडमिशन लीजिए, सिर्फ CUET 2022 का पेपर जरूर दीजिए, कोई इसके ऊपर भी डिसएडवांटेज नहीं होगी अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया। अब हम आपको अवगत करवा देते हैं हमारी एलिजिबिलिटीज के ऊपर। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी आपका हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ चुका होगा जब तक आप हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आएंगे। तो आपके पास आपका पास होना चाहिए, आपका रिजल्ट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसा कि CUET में 2 खंडों में सेक्शन A और सेक्शन B में लैंग्वेजेस आधारित थी, यहाँ पर हमने दोनों खंडों को मिलाकर एक ही लिस्ट बना ली है, लिस्ट A। इसमें सारी 33 लैंग्वेजेस को हमने लिस्ट किया है। तो अगर आप CUET में पेपर दे रहे हैं तो किसी एक भाषा को जरूर चुन लीजिए, ये भाषा हमारे एडमिशंस के लिए अनिवार्य है। तो चाहे हमारे मेरिट में काउंट हो या ना हो, लेकिन एक भाषा को हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जरूर बैठिए और उसमें पेपर जरूर दीजिए। 33 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा जिसमें आप सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, इसमें आप सबसे ज्यादा आप कंफर्टेबल है, उसमें जरूर पेपर दीजिए। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसको हमने 2 खंडों में विभाजित किया है हमारे एडमिशंस के लिए, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। B1 जो लिस्ट है उसमें हमने 18 सब्जेक्ट्स को रखा है और B2 में हमने 9 सब्जेक्ट्स को रखा है। यानी कुल मिलाकर जितने भी 27 सब्जेक्ट्स जो सेक्शन 2 के CUET में थे उन सभी को हम मान्यता दे रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि वो कहाँ पर आ रहे हैं, लिस्ट B1 में आ रहे हैं या लिस्ट B2 में आ रहे हैं, उसी तरह से आप चुनाव करिएगा अपने सब्जेक्ट्स का। अब आपको जो हमारे मेजर प्रोग्राम्स है उनके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। डिटेल जानकारी के लिए प्लीज हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लीजिएगा। यहाँ समय की इतना प्रावधान नहीं है कि हम आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताएं, लेकिन जो मेजर जिनमें ज्यादातर प्रवेश प्रक्रिया या ज्यादातर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारी बैचलर्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, ज्यादातर जो हमारे BSc के प्रोग्राम्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर उनकी मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर लैंग्वेज में मेरिट काउंट नहीं होगी, लेकिन आपको 30% यानी 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो भी आप लैंग्वेज का पेपर देंगे उसमें कम से कम आपके 30% मार्क्स आने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप BSc बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी या जूलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर दीजिए।
अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस में एडमिशन चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में पेपर दीजिए। तो इन तीन, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर हम मेरिट कैलकुलेट करेंगे। दोनों ही एस्पेक्ट्स में आपकी 30% लैंग्वेज में आना अनिवार्य है। इसी तरह हमारे जो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर हम आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स को ले लेंगे। कोई भी एक भाषा लिस्ट ए से, जो हमारी लिस्ट ए थी, यानी 33 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जिसमें आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, हम उसे कंसिडर करेंगे। गणित का पेपर यहाँ देना अनिवार्य है, मैथमेटिक्स का पेपर जरूर दीजिए। इसके साथ साथ आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई एक हमारी लिस्ट B1 में होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेस, यहाँ आपके पास चॉइस है, आप कॉम्बिनेशन 1 या कॉम्बिनेशन 2 दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम आपके मार्क्स लेंगे, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। So for example, if a student has given paper in physics, chemistry, biology and mathematics, what we will do, we will take out the best score from biology and mathematics. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंपलसरी हो गया। अब मैथ्स और बायोलॉजी में से जिसमें आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, हम उसे लेकर आपकी मेरिट बनाएंगे। कोई क्राइटेरिया एडमिशन चेंज किया है जी। आप जो लोग हमारे प्रवेश प्रक्रिया से अवगत है, पुरानी प्रवेश प्रक्रिया से, वो समझ रहे होंगे कि जो पुरानी हमारी एलिजिबिलिटी थी और अब है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। बिल्कुल वैसे के वैसे तब भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, इनफैक्ट अब और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, क्योंकि अब तो हम कोई डिसएडवांटेज भी नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरह का आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा जब आप स्ट्रीम चेंज करेंगे। हमारे जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी बीए प्रोग्राम्स हैं, उनमें जैसे पहले होता था बेस्ट 4 देखते थे, अब भी हम सीयूईटी के बेसिस पर बेस्ट 4 और किसी एक भाषा को ही कंसिडर करेंगे। उदाहरण के लिए बीएससी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ज्योग्राफी, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सबकी एलिजिबिलिटी एक समान है। किसी एक भाषा, कोई 2 सब्जेक्ट्स जो लिस्ट हमारी लिस्ट B1 में है, और चौथा सब्जेक्ट आपका B1 से चुन लीजिए या B2 से चुन लीजिए। जो हमारे भाषाओं के कार्यक्रम है बीए ऑनर्स लैंग्वेजेस, उसमें हम थोड़ा सा प्रेफरेंस उन बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने वो भाषा पढ़ी होगी और उस भाषा में सीयूईटी का पेपर दिया होगा। उदाहरण के लिए संस्कृत, अगर आपने सीयूईटी का देखा होगा स्ट्रक्चर, तो संस्कृत जो है वो लैंग्वेजेस में भी है और डोमेन स्पेसिफिक में भी है। तो उसके हमारे हिसाब से 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि आपने किसी एक भाषा में दिया और संस्कृत चुनी डोमेन से, साथ में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लीजिए डोमेन के, जिसमें से एक हमारी लिस्ट B1 से हो। पहला कॉम्बिनेशन ये था। दूसरा कॉम्बिनेशन, कोई भी एक भाषा, संस्कृत भी लिस्ट 1 से या सेक्शन 1 से है। अगेन कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए जिसमें से एक जो हो B1 से हो। तीसरा कॉम्बिनेशन, अब आपने संस्कृत का चुनाव भी लिस्ट ए से किया है। अब आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक, जिनमें से कम 2 जो है वो हमारी लिस्ट B1 से हो। और चौथा वो है जब आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है पर आप अब इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो आप चौथा कॉम्बिनेशन लीजिए, किसी भी भाषा का पेपर दीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट लीजिए लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट या B1 से हो या B2 से हो। जैसा कि मैंने 1 मिनट पहले बोला था, मैं फिर उसको रीइटरेट कर रही हूँ। यहाँ पर जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 चुना होगा, यानी जो संस्कृत का पेपर देंगे, पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने संस्कृत ना पढ़ी हो। तो मौका सबको दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी और पेपर दिया होगा। थोड़ा सेम उदाहरण पर ही बाकी हमारे ऑनर्स प्रोग्राम्स में है, जैसे बीए ऑनर्स पंजाबी, तो कॉम्बिनेशन 1 में पंजाबी ले लिया, कॉम्बिनेशन 2 उनके लिए जिन्होंने पंजाबी नहीं पढ़ी थी, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने कॉम्बिनेशन 1 चूज किया होगा सीयूईटी में। हमारा एक बहुत ही सॉट आफ्टर कोर्स है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और इसको लेकर हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें से एक का जवाब तो मैं अभी दे देती हूँ। यहाँ पर आप कोई भी एक भाषा चुन लीजिए, गणित या मैथमेटिक्स में पेपर देना अनिवार्य है, और इसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए जिनमें से एक हमारा B1 से हो। और जो सवाल आ रहा है वो यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा आ रहा है। आप सीयूईटी का सिलेबस देखिए,
उसमें मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों उन्होंने जोड़ ली हैं। 15 क्वेश्चन जो है चाहे आपने मैथ्स पढ़ी हो चाहे अप्लाइड मैथ्स पढ़ी उसके आधार पर है, और बाकी 35 क्वेश्चन जो है चाहे आप अप्लाइड मैथ्स से चुन लीजिए चाहे मैथ्स से। तो पेपर को हम सिर्फ मैथ्स का काउंट करेंगे। जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथ्स दिए वो भी मैथ्स का पेपर दें, और जिन्होंने मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो मैथ्स का पेपर दें। मेरे ख्याल से ये अब आपकी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अप्लाइड मैथ्स को लेकर। आई होप दीज हैव बीन नाउ बीन आंसर्ड। सिमिलरली बीकॉम ऑनर्स जो है इसमें आपके पास चॉइस है मैथ्स या अकाउंटेंसी में, तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में पेपर जरूर दीजिए, और बाकी वैसे ही है जैसे पुराना था, कोई एक भाषा और कोई एक सब्जेक्ट, जिनमें से एक B1 से जरूर हो। हमारे जो DU JAT के पेपर होते थे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BMS या BBA, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, कोई एक भाषा, मैथमेटिक्स। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेक्शन 3 ले लिया है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही थी कि सेक्शन 3 का पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वहां पर हमने सेक्शन 3 को भी कंसिडर किया है। तो अगर आप सेक्शन 3 क्योंकि ऑप्शनल है उसका पेपर जरूर दीजिए ताकि आप इन सब्जेक्ट्स में भी प्रवेश पा पाए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल BA प्रोग्राम, BWalk, BCom पास, यहाँ पर आपका सेक्शन 3 से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में आप देख सकते हैं कोई एक भाषा, कोई 2 सब्जेक्ट, और चौथा सब्जेक्ट B1 या B2 से। कॉम्बिनेशन 2 में सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट अगर आप दें वो ले लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट सेक्शन 2 से ले लीजिए, और कोई भी एक भाषा ले लीजिए सेक्शन 1 से। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोरेशन करेंगे, इसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी भी दे सकते हैं। और मोटा मोटा बताऊं तो सेक्शन 3 का जो है वेटेज थोड़ा अलग है, तो हम उसको इक्विवेलेंट करने के लिए थोड़ा सा प्रोरेशन करेंगे, और ये सारी डिटेल्स आपके पास बहुत जल्दी वेबसाइट पे आ जाएंगी। हमारे जो BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, BA ऑनर्स इंग्लिश जर्नलिज्म, इस तरह के जो कार्यक्रम है यहाँ पर भी सेक्शन 3 का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन से देख लीजिएगा। हमारा एक कोर्स है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको लेकर भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये NCTE से रेगुलेटेड है, तो आपके पास 50% मार्क्स क्लास 12th में आपके आना अनिवार्य है। ये वुमेन या गर्ल्स कॉलेजेस में ही पढ़ाया जाता है, तो जो लड़कियां हैं वही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप अगेन किसी एक भाषा में कोई 3 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए सेक्शन 2 में से, जिनमें से कम 2 हमारी लिस्ट B1 से हो। हमारे 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, BA ऑनर्स म्यूजिक एंड BA ऑनर्स फिजिकल एजुकेशन। यहाँ जो हमारी मेरिट है वो अगेन 2 कॉम्बिनेशन तो हमारे CUET के आधार पर बनते हैं, और तीसरा जो आधार है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड का। यहाँ पर जब आपकी हम मेरिट बनाएंगे तो हम आपका कॉम्बिनेशन 1 या 2 से स्कोर लेंगे, जो भी आपका बढ़िया स्कोर, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको 50% वेटेज देंगे, और जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है उसको 50% देंगे। यानी कि हम आपके CUET के भी स्कोर जोड़ेंगे 50%, और 50% जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है उसको जोड़ेंगे, और वहां से कंबाइंड मेरिट या क्यूमुलेटिव मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड जो स्कोर होगा इसके बारे में और जानकारी वेबसाइट पे आ जाएगी। एक हमने आपके लिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया है, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही जल्दी वेबसाइट पे आने वाले हैं। अगर आप देखिए, मैं लेफ्ट हैंड से शुरू करती हूँ। BA ऑनर्स इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो उसकी एलिजिबिलिटी ब्लू बॉक्स में दी हुई है। फिर हमने बताया कि आप रजिस्टर करिए CUET पे। CUET का पेपर मान लीजिए आपने इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एग्रीकल्चर, यानी आपने 5 पर्चे अगर चुने CUET में, तो जो राइट साइड में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनमें से जो नीचे पिंक में है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो हमारे इस कोर्स के लिए मान्यता नहीं रखते। यानी अगर आपने इंग्लिश, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर और परफॉर्मिंग आर्ट्स लिया तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट B2 से हो गए हैं। ऊपर के जो score among T1, T2, T3, T4, T5, T6 and T7 will be considered for admission to BA Honors English. We are going to publish all these illustrative examples very soon on our website.
तो जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया था, ये सब हमने कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। हमारे चैटबॉट्स ऑन है, आप अभी भी अगर चैटबॉट पर लिखेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा 1 या 2 मिनट के अंदर। और ये सब इनिशिएटिव्स हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है ताकि किसी को भी इशू ना आए, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। एंड प्लीज गिव द पेपर विद एन ओपन माइंडसेट एंड कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। वी वेलकम यू ऑल। थैंक यू एंड वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। Haneef ma'am, before we move further, I would like to welcome the Honorable Vice Chancellor of University of Delhi, Professor Yogesh sir. Sir, I would like to welcome you on this platform and thank you so much for sparing your valuable time and joining us. Sir, I would also like to tell you that for this program, we received an overwhelming response. Yesterday night, when we checked the registration statistics, we found that we had more than 1,000 registrations already done, and the registration link could not take any more registration. So we had to create another link, and as of now, we have 1,500 more registrations. So in all, about 2,500 registrations were done. And if you look at the demographics, not even a single state of India has been spared. We have participants from almost all states and also from overseas, like from Tokyo and Sharjah. So with this, I would like to request you to address the audience, sir. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोफेसर हनीफ ने दिया है। मैं समझता हूं कि हम लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होंगी जो इससे दूर भी हुई होंगी। आपको हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो आपका इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको वहां पे मार्क कर लीजिए और उसी के हिसाब से सीयूईटी के कोर्सेज को आप सेलेक्ट करें। और आज का जो सेशन है हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है कि आपके मन में कोई बात हो, कुछ विचार हो, तो हम उसके लिए जवाब देने के लिए यहाँ सब लोग हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं टेस्ट की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हनीफ मैम, should I start taking the questions? Yes, Anand sir, please. Okay. So although I think some of them must have been answered while you were giving your presentation, but I'll just take up again some of them which have been asked again and again. The first very common question is that if the student has not studied Hindi, for example, then he or she is there, like, are they eligible to take admission in Hindi honors? You think the student has not studied or doesn't give the CUET? Student has studied Hindi, yeah. नहीं, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET का पेपर उन्हीं विषयों में देंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। तो अगर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े तो CUET के मार्क्स हमारे इस पेपर में मान्य नहीं रखेंगे। तो हिंदी ऑनर्स अगर आपने हिंदी नहीं, लेकिन बाकी भाषाओं के आधार पर आप दे सकते हैं। अगर आपने कॉम्बिनेशन 2 जो हमारा था उसके आधार पर आप हिंदी ऑनर्स में आ सकते हैं। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया। Thank you, ma'am. The next question is from Tinku Kumar. He wants to know that he has passed class 12th in with PCB and physical education and now wants to do history honors. So is he eligible? Absolutely eligible. You are eligible. आप उन्हीं बच्चों में अपना पेपर दीजिए और आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल है। हमारी इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है कि एक लैंग्वेज लेनी है और कोई 3 सब्जेक्ट लेने हैं, और जो 3 सब्जेक्ट का जो प्रावधान दिया है, इनके बाई चांस की बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन भी एलिजिबल हो रहा है। तो ये चारों में दे देंगे और इंग्लिश में दे देंगे। इस आधार पे इनका बीए ऑनर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो सकता है। Ma'am, the next question is about BA LLB. That is general test mandatory for BA LLB. BA LLB हमारे यहाँ नहीं है, BA LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो बाकी जहाँ पे आप देख रहे हैं वो उन यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख सकते हैं, वो बताएंगे। और जैसे हमने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये टेस्ट अनिवार्य है। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर BA LLB को ऑफर कर रही है या BBA LLB को ऑफर कर रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन CUET के थ्रू होगा, तो बच्चों को ये CUET का टेस्ट देना अनिवार्य है फॉर टेकिंग एडमिशंस टू एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। Thank you, sir.
The next question says that is appearing in aptitude test for admission to BSc necessary? No, are you talking about, so no, it is not necessary. लेकिन जैसा मैंने कहा था, आप अगर जनरल टेस्ट देते हैं तो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स और खुल जाते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम है, तो अभी आप क्यों रोकना चाहते हैं अपने आप को? आप जनरल टेस्ट में भी पेपर दीजिए ना। स्लॉट 1 तो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जनरल टेस्ट ले लीजिए, आप 650 रुपए या जो भी है वैसे तो आप दे रहे हो, तो आप जनरल टेस्ट भी जरूर लीजिए। जैसे हनीफ जी ने एक और चीज बताई, मैं उसमें एक और ऐड करता हूँ कि हम लोगों ने जो साइंस के कोर्सेज हैं उसमें कोई एडमिशन क्राइटेरिया में बदलाव नहीं लाए हैं। पहले भी साइंस कोर्सेज में एडमिशन पीसीएम या पीसीबी के बेस पे होता था, अब भी हमारे साइंस कोर्सेज में एडमिशन उसी आधार पे है। तो इसीलिए बच्चे आप अपना पीसीएम पीसीबी दीजिए, लेकिन कई बार ऑप्शन खोलने पड़ते हैं, हमें कुछ और भी देखना पड़ता है कि और कौन से कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन लेते हैं बच्चे अलग अलग कोर्सेज की। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, उसके बाद का करियर भी बच्चे प्लान करते हैं, तो कई आगे के लिए ऑप्शन खुलते चले जाते हैं। तो ये हमने आपको सिर्फ एक सजेशन दिया, आप दीजिए, लेकिन आपने क्लास 12 में इंग्लिश और ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो हमारे लिए जब आप एडमिशन साइंस के कोर्सेज में लेंगे तो या तो हम पीसीएम को कंसिडर करेंगे या पीसीबी कंसिडर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। फिजिक्स ऑनर्स के लिए पीसीएम कंपलसरी हो गया, बॉटनी ऑनर्स, zoology ऑनर्स के लिए पीसीबी कंपलसरी हो गया, बस। Thank you, sir. So there is a very general question. Sarthak Gupta wants to know, doing BA honors is better or BA program? ये तो बेटा बच्चे की चॉइस है, हम इसमें कैसे बताएंगे? ये तो बच्चे को जिसमें भी कोर्स में, देखिए आगे अपना करियर क्या प्लान करना है, आपने किस तरीके से आपने आगे जाना है, ये उस तरीके से है। तो बड़े सारे ऑप्शंस आगे वो पता चलते हैं कि आप किस लाइन में आगे बढ़ोगे। तो वो ये तो बच्चे को थोड़ा सा खुद एक बार, अभी तो जो जरूरी है वो मात्र 2 चीजें जरूरी है, आप सीयूईटी का फॉर्म भर दीजिए और अपने क्लास 12 के पेपर अच्छे से दीजिए। आपके पास पर्याप्त समय होगा सोचने के लिए कि आप एडमिशन किस में लें। Thank you, sir. Sir, again and again this question is coming in the chat that, you know, what is the syllabus for entrance examination? Where they should read it from? What is the syllabus? एंट्रेंस का जितना भी सिलेबस है वो आप प्लीज ये वेबसाइट का दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। आनंद सर, अगर हम चैट बॉक्स में डाल सकते तो डाल दीजिए, cuet.samarth.ac.in। वहां पर आप ऊपर वाला जो रिबन है उसको देखेंगे तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है, और वहां से सिलेबस, हर पर्चे का सिलेबस दिया हुआ है। जैसे ये मैथ्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मैंने वहीं से सिलेबस देखकर आपको बताया कि 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स पे आधारित है, 35 क्वेश्चन जो है कोर मैथ्स के और 35 क्वेश्चन आपको जो चॉइस है। इसी तरह जो बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स जो चुन रहे हैं वहां भी आप देखेंगे उसमें उन्होंने ए और बी में उसको बांटा हुआ है। तो प्लीज आप उनका सिलेबस वाला टैब खोल के cuet.samarth.ac.in इस पे देख लीजिए, सिलेबस वहां दिया हुआ है। Ma'am, next question is about registration of slots. They have some confusion in the slots. So the question is, if I want to apply for BA Honors Psychology, do I have to register in slot 1 or slot of CUET? Yeah. This is a very common question that we are getting. आप BA प्रोग्राम मत देखिए, आप वो देखिए जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th पढ़ी है, उन सब्जेक्ट्स का आप चुनाव करिए। अभी आपको ये नहीं देखना जब आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 रहे, वो प्रोग्राम बेस्ड नहीं है, वो उन सब्जेक्ट्स के आधारित है जिनमें आपने कक्षा 12वीं पढ़ी है या आप जिनमें सीयूईटी का पेपर देना चाहते हैं। तो अगर आप बीए ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो पहली एक लैंग्वेज आप ले लीजिए स्लॉट 1 से, कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए स्लॉट 1 से, और जनरल टेस्ट चूज कर लीजिए, वो तो आपका स्लॉट 1 में हुआ। लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करने हैं तो वो आप जो आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करने, वो आप स्लॉट 2 से चूज कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने स्लॉट 1 से लिया 1 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, ये 4 हो गए आपके स्लॉट 1 से। स्लॉट 2 से अब आप चूज कर लीजिए बाकी 2 अन्य विषय जिनमें आप पेपर देना चाहते हैं। मतलब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कह रही हूँ, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अगर आपको और सब्जेक्ट चूज करने हैं तो आप वो अपने आप निर्णय ले लीजिए।
हमारा वेबिनार आप लोगों को अवगत कराने का है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ये परेशान थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो आज की प्रेजेंटेशन देखकर, आज की चर्चा देख के ये आपको क्लियर हो गया कि बच्चों को ये लग रहा है कि पिछले साल उन्होंने एडमिशन लिया क्लास 12 के अंदर, तो उन्होंने जो सोच कर एडमिशन लिया कि कहीं वो वंचित ना रह जाए। तो आप लोगों ने जब क्लास 12 में एडमिशन लिया था, जिस चीज को सोच के आपने एडमिशन लिया था, तो यू आर वेलकम विद द सेम कोर्सेज जो आपने क्लास 12 में करे और जिसको लेके आपने प्लान करा था हमारे एडमिशन के लिए। तो हम लोगों ने आपके लिए सारे रास्ते ओपन करे हैं और चौड़े करे हैं कि जिससे कि आप मल्टीपल ऑप्शंस लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। और विश्वविद्यालयों के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने क्या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करी है वो वही बता सकते हैं। ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना है, जो हमारी एकेडमिक काउंसिल, जो हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उसने इसको अप्रूव करा है। Thank you, sir. Sir, there is another very common question. There are some students who opt for a 6th paper in class 12. So they want to know whether is it necessary to fill up that marks also in the registration form or they can skip it. बेटा ये टफ क्वेश्चन है। देखिए, हर विश्वविद्यालय ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। आप मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं। मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपसे मैक्सिमम 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट मांगे हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत जरूरी है कि आप उतना में बैठें। लेकिन आप, ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि उसने 6 सब्जेक्ट लिए। कभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जब सीयूईटी का प्रावधान करा तो उन्होंने प्रोविजन क्रिएट करा है कि 27 में से आप कितने सब्जेक्ट में बैठ सकते हो, कितने ऑप्शंस में बैठ सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन देखने हैं। अगर आपने पढ़े हैं 6 सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो छठा सब्जेक्ट भी आपने दिया होगा तो हर ऑप्शन सोच के दिया होगा कि कहाँ आप निकलना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन को ध्यान में रख के, अपनी समय सीमा को ध्यान में रख के, अपनी तैयारी को ध्यान में रख के आप पेपर दीजिए और एडमिशन लीजिए। सर, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है सीयूईटी में, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की है। तो हम, जैसे मैं सर कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि आपने जो पढ़े हैं उनमें पेपर तो दीजिए। उसके बाद जब मेरिट तय करनी होगी तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो आ जाएगा। तो बच्चों को ये नहीं अभी सोचना चाहिए कि हम पेपर ना दें। मेरे ख्याल से तो आप पेपर दिए, आपने 12th में पढ़ ही रहे हैं, फ्रेश है सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं अभी आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है, तो पेपर तो दीजिए। Yeah, thank you, ma'am. So another question is from Deepti Jain. She wants to know that if she has to take like 3 subjects, domain subjects for a particular course, and if she appears in more than 3, how the merit list will be made? Deepti, very simple. This is a very simple concept जो हमने आपको illustration example में दिखाया था। अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेंगे, आप लीजिए, हम उसमें से बेस्ट 3 आपकी परफॉर्मेंस निकाल के उसके बेसिस पे मेरिट ले लेंगे। 1 भाषा और 3 सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स हमारी लिस्ट B1 और B2 के जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर, तो B2 से कम 2 हो और 1 जो है या B1 या B2 से हो। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं और आपने ज्यादा भी दिए, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी, दैट इज अपॉन अस, वी विल टेक आउट योर मेरिट। स्ट्रिक्टली एज पर दी बुलेटिन हमने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि B1 से कितने लेने हैं, मिनिमम B2 से कितने लेने हैं। उन चीज को ध्यान में रख के हम आपका बेस्ट को उठाएंगे। Thank you, sir. And another question is about filling up various forms. Some students have a doubt that for each course, do they have to fill up a separate form? No, not at all. आप एक ही फॉर्म है सीयूईटी का, उसमें जब आप मेरे ख्याल से 4th या 5th पेज पे जब आप आएंगे तो वो आपसे प्रोग्राम मांग रहे हैं और यूनिवर्सिटीज मांग रहे हैं। प्लीज वहां पर प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या इच्छुक है, या हल्का सा भी अगर डाउट है कि मैं आगे भी कर सकता हूँ, उसको क्लिक कर लीजिए और उन यूनिवर्सिटीज को भी चुन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 44 यूनिवर्सिटी एंड 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड मोर आर ज्वाइनिंग। आप जिस चीज में आपको लगता है, दिल्ली के आसपास हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बाद में आपका मन बन जाए तो उन्हें भी चुन लीजिए और उनके प्रोग्राम्स भी चुन लीजिए। आपके पास कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरना है। अभी आपको उसी फॉर्म के अंदर इन सब प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी का चुनाव करना और चुन लीजिए, छोड़िए मत। Thank you, ma'am.
The next question is about weightage of class 12th marks. The candidates are apprehensive that the registration form will ask for the class 12th marks. So will they be getting any weightage? नहीं, क्लास 12th का मार्क्स वो भरवा रहे हैं, क्योंकि अभी तो देखिए क्लास 12 के रिजल्ट ही नहीं आए बच्चों के, तो बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो जो फॉर्म भरना है उन्हें, और उसकी वेटेज कोई भी नहीं है। Thank you, sir. Sir, another question is again about the slots and timing. One student wants to know that is it possible that they do not select any paper from slot 1 but they select it from slot 2? Doesn't matter. अगर आप देखिए, अगर आपने slot 2 से भी 5 लिए हैं और आपकी एलिजिबिलिटीज मीट कर रही हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। slot 2 में आप टेस्ट लेकिन सिर्फ अप टू 5 कर सके, वहां आप जनरल टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो slot 1 और slot 2 दोनों ले लीजिए। इसी में एक प्रावधान और बताते हैं, जैसे साइंस के बच्चा है, हमने कहा है कि हम 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर को वेटेज देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन हमने ये भी अनिवार्य किया हुआ है कि सीयूटी में आपको इंग्लिश में बैठना, किसी एक लैंग्वेज में बैठना अनिवार्य है, और उसके अंदर कम से कम 30% का स्कोर लाना भी अनिवार्य है। तो वो चीजें करने के लिए आपको सेक्शन ए में बैठना पड़ेगा साइंस के बच्चों को इंग्लिश के लिए, सेक्शन बी के अंदर वो 5 सब्जेक्ट में बैठ सकेंगे उस तरीके से, और इंग्लिश का क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए ही चाहिए। सेक्शन slot 2 में भी वो लैंग्वेज ले सकते हैं, अगर आएगा तो वो ले सकते हैं। आप slot 2 से भी लैंग्वेज ले सकते हैं, क्योंकि slot 2 में भी आपके पास 2 लैंग्वेजेस और 3 सब्जेक्ट है, वहां से भी चूज कर सकते हैं। Thank you. Next is about the eligibility criteria of admission to NC Web. Do we have to give CUET for this? No, नहीं, NC Web और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए इस साल के लिए हमने CUET अनिवार्य नहीं किया है, तो उसकी प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी हम अलग से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे NC Web के कोर्सेज में या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कोर्सेज में हैं, वो थोड़े समय के बाद अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अभी हमने CUET अनिवार्य नहीं करा है। Thank you, sir. Sir, the next question is from one student. I think he belongs to CW category. They want to know that how will they be admitted? Are they also supposed to appear in CUET? Every student desirous of admission in Delhi University. अनीत जी ने बताया था, every student, any student desirous of seeking admission in Delhi University, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको CUET में बैठना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ CUET का स्कोर ही मान्य है फॉर एडमिशन टू ऑल द कोर्सेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फॉर SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। Thank you, sir. So the next question is about BTech course. That is Delhi University planning to start some BTech course this year? Yes, we are planning to start. We are planning to start, and we are awaiting certain approvals. Once the approval will be available, then we will notify. और उसका एडमिशन पॉलिसी जैसे JEE के स्कोर के थ्रू इंजीनियरिंग बीटेक में एडमिशन होता है, वही पॉलिसी रहेगी। नहीं तो जो भी आएगा, जब आएगा हम अनाउंस करके चालू करेंगे। We will inform that eligibility. वो अभी इसमें नहीं है, वो अलग से अनाउंस होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका अलग से। Okay. So similarly, there are questions about sports and ECA admission. They are not able to find any information as of now. So they are curious. सिंपल, अभी 2 चीजें हैं। हमारे किसी भी कोर्स में किसी भी तरीके का एडमिशन आपने लेना है, आपको CUET में बैठना अनिवार्य है। तो अभी आप CUET में बैठिए, उसके बाद हम लोगों की जो एकेडमिक काउंसिल है उसने डिसाइड करा है कि 25% वेटेज तो CUET के स्कोर को है, और 75% वेटेज जो है वो सर्टिफिकेट्स, परफॉर्मेंस, डांस, जो भी एक्टिविटी जिस तरीके की भी थी आपकी, उसको वेटेज दी है। उसके लिए जो हम, जैसे हनीफ जी ने बताया कि हम गाइडलाइंस जल्दी उसके लिए लाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स की क्या गाइडलाइंस हो, लेकिन CUET में बैठना अनिवार्य है। Thank you, sir. Sir, another very common query is about applied mathematics. That if an applicant has studied applied mathematics, whether they'll be eligible for economics honors or BMS? Yes, the candidate is eligible now because the candidate has to appear for the mathematics section of the CUET. Thank you, sir. Sir, another question is about the domain-specific papers. That will they have practical exams also? What do you mean? No, there is no practical exam. MCQ क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो वहीं पे आएंगे स्क्रीन पे बच्चे की।
fine. Yes, but I was just going through जो CUET का बुलेटिन है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वो कुछ टेस्ट सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें बच्चे मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं, और वो अभी जो मेरे पास लेटेस्ट वाला है उसका मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, जहां उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो कुछ टेस्ट सेंटर्स और मॉक टेस्ट के लिए एनटीए ने अपनी एप्लीकेशन भी बना रखी है। बच्चे चाहेंगे अपनी एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे, बच्चे की वो प्रैक्टिस कराने के लिए कि क्या आ सकता है, किस तरीके से होगा, वो बच्चे को प्रैक्टिस करा देती है। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ही है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। Okay. Thank you, sir. Sir, I think again and again this question is coming that do they have to take only those subjects which they have studied in class 12 or they can take extra also? Preferably they have to take the subjects which they have studied in class 12. नहीं तो बहुत दिक्कत होगी मैपिंग के लिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा आपने जनरल एप्टीट्यूड का पेपर तो नहीं पढ़ा है क्लास 12 में, आप वो लीजिए, एक दो पेपर आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन आप उसको मैपिंग करके देखिए कि हमारी एलिजिबिलिटी में कैसे आपकी मैपिंग हो रही है। तो जस्ट गोइंग बैक, पेज नंबर 66 जो अभी CUET का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि वो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स बना रहे हैं, NTA बना रही है, और वो आपकी लोकेशन के नियर होगा, कन्वीनियंट लोकेशन जो है उसके नियर होगा। तो आप एक बार वहां NTA में बात कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं कि उनके TPCs कहाँ पर है, और अगर आप चाहें तो वहां पर मॉक टेस्ट और ये कंप्यूटर पे किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से आंसर करना है, जो हमारे साथ अगर यहाँ पर बच्चे वहां से जुड़े, विलेजेस से जुड़े हुए हैं, वो उनके बारे में रूरल बैकग्राउंड से अगर जुड़े हुए हैं तो वो जरूर देख लें कि किस तरह से उन्हें कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में बैठना है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अपने TPCs देख लें जो उनके घर के आसपास है, क्षेत्र के आसपास। Thank you, ma'am. So students are also curious to know about the syllabi of the general test. I hope you have already answered this question. It's available on the website. आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार आप NTA की वेबसाइट पे जब देखेंगे, समर्थ पे, उस पे जाके आपको सारे आंसर्स वहां मिलेंगे सिलेबस के। नहीं तो हम भी पूरे टाइम पे कोशिश करते हैं कि हर सिलेबस का वो लिंक भी हम अपनी DU की वेबसाइट पे दे देंगे कि बच्चा हमारी DU की वेबसाइट पे आए और क्लिक करे और वहां से वो चला जाए देखने के लिए सिलेबस को कि क्या क्या सिलेबस का पेपर होगा। हमारी वेबसाइट पे इन चीजों का लिंक दिया हुआ है, बच्चा जाके हमारी DU से जाके देख सकता है। आप हमारी वेबसाइट देख लीजिए, admission.uod.ac.in, यानी admission.University of Delhi का एक्रोनिम हो गया UOD.ac.in। राइट साइड में एक गोल्डन कलर का पैनल है, वहां पर हमने सारे लिंक NTA के भी दिए हुए हैं। और प्लीज इस वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट को और NTA की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते जाइए, सभी अगर कुछ चेंज हो रहा है, कोई अपडेट्स है तो आपको पता चल जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि किसी और वेबसाइट पे मत देखें प्लीज। NTA की और दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो हमारी ऑथेंटिक सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट है और NTA की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक जानकारी मिलेगी, और प्लीज इन वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करते रहें। Yeah, thank you, ma'am. There is one question which has been again asked again and again, although you made it clear in your presentation, but students still want to know that what about the class 12 marks? Is there some minimum percentage which they should secure? Just pass your class 12, that is it. For us. For DU, आप सिर्फ 12th में पास चाहिए हम आपको, और CUET में आप हमें टॉप पे चाहिए। Yeah, thank you, sir. So similarly, they also want to know for the cutoff list which will be made after the CUET ranks, like once they appear in the paper, there will be merit list made. Will they also have some cutoff list or like merit or cutoff, something like that? अब देखो, अब कटऑफ लिस्ट का कोई औचित्य बचेगा नहीं, क्योंकि बच्चों के मार्क्स आएंगे, उसके बेस पे जो हमने क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया है, उसके बाद हमारा एक सिस्टम होगा। हमने जैसे बताया कि हम आप लोगों से आपका कोर्स, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, हमारे कौन से कॉलेज में आपकी प्रेफरेंस है, वो हम आपसे लिस्ट भरवाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप सीट एलोकेशन करता चला जाएगा, जैसे इंजीनियरिंग में होती है या मेडिकल में होती है, उसी तरीके से सीट एलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार कट ऑफ नहीं निकलेगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 100% सीटें फॉर ऑल कैटेगरीज, SC, ST, OBC, PWD सबकी भर जाए, कोई सीट खाली ना बचे।
Thank you, sir. So the next question is again about change of stream, that if a particular student has studied physics, chemistry, math, can they opt for history or pol science? They can opt for history or pol science. हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे, हनीफ जी ने बड़ा क्लियरली, और हमने, आप एक बार हमारे बुलेटिन को देख लीजिए, हमारे बुलेटिन को आप देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितना आसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बना रखा है। और जैसे हनीफ जी ने बताया कि हम हमारे एग्जाम्पल भी वेबसाइट पे ले आएंगे, थोड़े आए हैं, थोड़े और आ जाएंगे, हर चीज को लेके कि आपको दिक्कत ही ना आए उसको देखते समय। अब शायद हमारे पास समय भी कम बचा है, क्योंकि हमारा जो ये था लगभग काफी समय हो चुका है हमारा। आनंद जी, और प्रश्न है क्या? सर मुझे लगता है काफी हमने कवर कर लिए हैं। आई थिंक सर अब काफी क्वेश्चंस रिपीट हो। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको फिर बेस्ट विशेस देते हैं अपनी। आप अपने 12th का पेपर को अच्छे से करिए, और हम आपके जैसे 25 अप्रैल से हमें पता चला एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। Our best wishes to all of you for appearing in those examinations and coming out with flying colors. और हम, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, हम दोबारा वेबिनार, बार वेबिनार करते रहेंगे, और थोड़ा और समय बीत जाए, हम उसके बाद हो सकता है फेस टू फेस मोड में भी अपने सेशन करें, जहां पे आप हमारे पास आ सकेंगे, बात कर सकेंगे, कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी ये दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया। चैटबॉट एक बार दोबारा बता। हमारी वेबसाइट पे दोबारा आपको बता दें कि चैटबॉट की फैसिलिटी है, जहां आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। ये 9:30 से 5:30 तक ही हम जवाब दे पाएंगे। इसके साथ अगर उसके बाद आपके मन में कोई सवाल आता है, 5:30 के बाद कुछ सवाल आता है, तो आप ug@admission.du.ac.in इस ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी हमने वेबसाइट पे दी हुई है। यूजी एडमिशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ हेल्प डेस्क के हमने नंबर्स भी दिए हैं। वहां पर आपके पास एनटीए के नंबर भी है। अगर सीयूईटी से कोई सवाल है तो एनटीए में बात कर लीजिए। अगर हमें लिखना चाहते हैं तो ug@admission.du.ac.in पर लिख दीजिए। और अगर इंस्टेंट जवाब चाहते हैं तो चैटबॉट पे लिख सकते हैं, उससे भी हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्दी, जैसे सर ने कहा, हम और वेबिनार्स भी अनाउंस करने वाले हैं, तो वो भी आप देखते रहिए। सीयूईटी को लेकर हमें उम्मीद है आपके काफी सारे सवालों के जवाब आ गए होंगे, स्पेशली अप्लाइड मैथ्स को लेकर बहुत सवाल आ रहे थे हमारे पास, वो उनका जवाब आपको मिल गया होगा। कुछ क्विक चीजें रिकैपिचुलेट करवा दें। सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरिए, पेपर वही चुनिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, एक भाषा का पेपर जरूर दीजिए, सीयूईटी का सिलेबस देख लीजिए जो सीयूईटी की वेबसाइट के ऊपर है, हमारी एलिजिबिलिटीज ध्यान से देख लीजिए, और देख लीजिए कि सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे करना है, और रेगुलर बेसिस पर एनटीए की, सीयूईटी की वेबसाइट और हमारी वेबसाइट देखते रहिए फॉर ऑल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। अगर आपको जरूरत रहेगी तो आप हमारी, जैसे मैडम ने कहा, आप हमारे पे लिख देंगे, हम तुरंत ही अपना अगला वेबिनार भी अनाउंस करेंगे, फेस टू फेस मोड में भी आएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो। भारत सरकार आपके साथ है कि आप लोगों को इस मिशन में फेल नहीं होने देगी, कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए प्रवेश प्रक्रिया में। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग आपके लिए सदैव अवेलेबल हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्प वी कैन एक्सटेंड, सो दैट we can facilitate a smooth admission process for the session 22-23. So shall we end? Anand sir, you are muted. Anand sir, we can't hear you. You have okay. Can you hear me now? Yeah. So before we disperse, I just wanted to thank you all on behalf of admission branch. First of all, the Honorable Vice Chancellor, sir. So in spite of his busy schedule, he spared some time and joined us. Thank you so much, sir. And I would also like to thank our registrar, Dr. Vikas Gupta, sir. Thank you so much, sir, for patiently taking up all these questions and asking them, answering them elaborately again and again. Thank you so much, sir. And I would also like to thank Professor Haneef Gandhi for the patience with which she gave the presentation and handled the question. Thank you so much. For the benefit of students, I would just like to say that recording of this video would also be available on the university website. If they would like to see it again, they can do that. Thank you so much. Goodbye.